वाराणसी में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन। वाराणसी को देंगे 19,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती व महापूजन कर किया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा निकाली जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। और हरियाणा पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर की गई विस्तार से चर्चा। पुलिस महानिदेशक ने कहा महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12% तक दर्ज की गई कमी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी और वाराणसी के उमरा में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी सेवापुरी विकास खंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और लाभार्थियों से बातचीत की। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत से गूंजा बनारस। पीएम ने कहा कि काशी और तमिलनाडु शिव का घर हैं। इस मौके पर पीएम ने तमिल लोगों के संबंध को रेखांकित किया और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी के एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था, लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्री राम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रा का विकास हुआ है। देव के एक घर से उनके दूसरे घर आना, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कल शाम पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती व महापूजन कर विधिवत रूप से 17 से 24 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। यहां पर देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की वेशभूषा में सुसज्जित होकर लोक नृत्यों से मेहमानों और पर्यटकों का कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति व मुख्यमंत्री ने ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल का आचमन कर पूजा अर्चना की और पवित्र ग्रंथ गीता पर पुष्प अर्पित कर पूजन किया तथा गीता महाआरती में भी भाग लिया। ये महोत्सव 17 से 24 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में 18,000 विद्यार्थियों के साथ वैश्विक गीता पाठ, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र पटियाला,
हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, संत सम्मेलन, ब्रह्म सरोवर की महाआरती, दीपोत्सव, 48 कोस के 164 तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके लिए प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता के सच्चे अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है, तो वहीं ये पारदर्शिता, शुचिता व उत्तरदायित्वता के लिए जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता के संदेश को जमीनी स्तर पर सार्थक बनाया है, जब गांव के बच्चों को बिना पैसे की नौकरी का पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को गीता के संदेश को देश विदेश में पहुंचाने का विजन दिया था और मनोहर लाल 2016 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मना रहे हैं। आज यदि अगर मुख्यमंत्री लोगों के लिए मनोहर है, उसका एक कारण है, ये गीता के अनुयायी हैं। पूरे देश में इनका नाम एक बात के लिए जाना जाता है, पारदर्शिता, शुचिता, उत्तरदायित्वता। ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को गीता गवर्नेंस कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री गीता में दिए गए संदेश को अपनाते हुए कभी पथभ्रष्ट नहीं होते और सदैव कर्तव्य करते रहते हैं। गीता में फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर्म के सिद्धांत पर चलने को कहा गया है। आज भारत तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। पहले विदेशों से तकनीक खरीदनी पड़ती थी। आज के भारत की विकास यात्रा एक बहुत बड़ा महायज्ञ है, जिसमें हर भारतीय को अपनी आहुति देनी है। इस महायज्ञ को संपूर्ण करने के लिए हर भारतीय की आहुति की आवश्यकता है। कोई न कोई आहुति इसमें जरूर दे और वो सक्षम है। आज के दिन हर भारतीय को एक संकल्प करना चाहिए, आई विल ऑलवेज कीप माई नेशन फर्स्ट। जैसे गीता में कहा गया था, धर्म के पाथ से कभी नहीं विचलित होंगे। ये ऑप्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। हमारे सिविलाइजेशन इथोस का निष्कर्ष है दैट वी विल ऑलवेज बिलीव इन आवर नेशन, वी विल बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम लगातार 8वीं बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश दुनिया में जाएगा। गीता केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है।
सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव जमेतपुर में पहुंची, जिसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व में 3 प्रकार के राष्ट्र हैं, एक अविकसित, दूसरे विकासशील देश जैसे कि हमारा देश और तीसरे विकसित देश जिनकी संख्या दुनिया में 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है। कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। ये पहली बार 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ है, वैसे तो बहुत जागरूक हैं लोग, खुद भी इन्होंने और अपने नुमाइंदों के माध्यम से भी इन्होंने यहाँ पर जो जिस का हक बनता था उसको दिलवाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया तो उसको सारे जाकर दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इस प्रकार की जो यात्रा है वो हर गांव में जा रही है। उन्होंने कहा कि जो सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे तो इस यात्रा के दौरान इसका लाभ ले सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर द्वार पर पहुंचाने के उद्देश्य से देश में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोनीपत के गन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव शाहपुर तगा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में हर देशवासी को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी विजन के साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। जो उनका संकल्प है विकसित भारत का, उसे लेकर मोदी की गारंटी की गाड़ी हर क्षेत्र में दौड़ रही है और उसके माध्यम से जितने भी और हर क्षेत्र में पात्र लाभार्थी हैं, उनको हर योजनाओं का लाभ देने के लिए ये यात्रा चल रही है और उस संकल्प के साथ कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए देश में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त में गरीबों को राशन उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बढ़ रही है। आज हम 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था की ताकत बन गए हैं और कुछ ही दिनों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा हमारा नेतृत्व हमें प्राप्त है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कल भिवानी जिले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 24 दिसंबर को आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की नहरों के नवनिर्माण करवाने का काम किया है। इससे नहरों की पानी क्षमता बढ़ी है तथा टेल तक पूरा पानी पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अकेले भिवानी जिला में करीब 500 करोड़ रुपए नहरों के जीर्णोद्धार कार्य पर खर्च हुए हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के सभी पंप हाउस की पुरानी मशीनरी को बदलकर नई स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री जी आते हैं इलाके में तो इलाके को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा मिलता ही मिलता है और आज़ादी के बाद के सबसे बड़े किसानों के नेता जिनके साथ
गरीब से लेकर मजदूर से लेकर खेती और मजदूर से लेकर के सब जुड़े हुए थे, जिन्होंने ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे नेता की यादगार में हमारी कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं और ये कार्यक्रम हमें हमारे क्षेत्र में मिला है, इसकी मैं उनकी धन्यवाद करके और इलाके के लोगों को आह्वान करता हूं कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करें जिसकी आवाज़ चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाए। देखिए, आज जो मोदी जी ने काम किया है कि सबसे दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई व्यवस्था है, जिस तरह से धारा 370 को समाप्त किया, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया और कोरोना के अंदर जो हमारा प्रबंधन हुआ, कृषि के अंदर जो तेज गति से विकास बढ़ी है। इससे पूर्व कृषि मंत्री ने भिवानी जिला के कस्बा लोहारू स्थित कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी तथा प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा का इलाका खजूर की खेती के योग्य है तथा उनका प्रयास है कि लोहारू में भी खजूर की खेती हो। लोहारू के किसानों को खजूर की पौध सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा महिला विरोध अपराधों को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसके चलते प्रदेश में वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12% तक कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार डकैती संबंधी मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 30%, छीना झपटी संबंधी मामलों में 18.33% और गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे अपने अपने जिले में महिलाओं की टीम तैयार करें, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज अथवा समाधान होने के बाद भी महिलाओं से उनका हालचाल पूछते हुए फीडबैक लेते रहें। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनमें सुरक्षा की भावना को बल मिल सके। बैठक में बताया गया कि महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में बनाई गई टीम को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। समाचारों में लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। फतेहाबाद के टोहाना में सांसद सुनीता दुग्गल ने श्री गंगानगर से पुरानी दिल्ली के बीच आवागमन करने वाली दैनिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का टोहाना रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया व ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अगले स्टेशन के लिए रवाना किया। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि इस गाड़ी के टोहाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव से आमजन व रोजगार के लिए दिल्ली जाने वाले युवाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। टोहाना क्षेत्रवासियों की इस गाड़ी के ठहराव के लिए पिछले काफी समय से मांग थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो विकसित भारत का जो है अर्थ तभी जो है वो सार्थक हो पाएगा कि जब हम ईज ऑफ लिविंग, हर इंसान की जो जिंदगी है उसको हम कैसे आसान बना सके, इस तरफ हमारी कोशिश रहेगी। इसीलिए काफी लंबे समय से ये मांग थी और मैं भी समय समय पर, आप लोगों ने देखा होगा कि संसद के अंदर पूरे पुरजोर तरीके के साथ में आप लोगों की मांग को उठाती थी। और मुझे कई बार ये कहा जाता था कि जी आप ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूंगी। टोहाना वासियों को बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनीता दुग्गल ने कहा कि टोहाना क्षेत्र एक अच्छा व्यापारिक क्षेत्र है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री रोहतक, बहादुरगढ़ व दिल्ली में व्यापार के सिलसिले में जाते हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं यात्रियों ने भी इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के टोहाना में ठहराव से न केवल टोहाना को बल्कि आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी, क्योंकि पहले ये गाड़ी नरवाना के बाद सीधी जाखल जाकर रुकती थी, जिसके लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। अब टोहाना में रुकने से यात्रियों को दिल्ली जाने में काफी सुविधा होगी। फिलहाल में टोहाना में इसका रुकाव किया गया है सरकार के द्वारा, तो ये बहुत अच्छा ही कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि जो युवा हैं, जैसे कि इसके अलावा बहुत सारी लोग हैं जी, बुजुर्ग हैं जी, कोई भी, जिनको बहुत सारा कहीं टाइम लग जाता था कि आने जाने में कहीं जाना होता था, लेकिन अब के टाइम में देखें तो ये इसका ठहराव टोहाना में किया गया है, तो बहुत अच्छा सरकार के द्वारा किया गया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि इंटरसिटी को टोहाना में रुकना चाहिए और इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि पहले बलाडा रुकती थी, तो बलाडा के बाद सीधा इसका ठहराव में भी जाखल के बाद नरवाना की तरफ होता था, तो बीच में नरवाना से जाखल वाले के बीच में जो गाँववासी लोग हैं उनको, जैसे कि कोई दिल्ली जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, डेली आना जाना उनका रहता है, तो उसके लिए इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि टोहाना में इसका ठहराव किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा आज गांव बड़ा में मिलेट्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक सुंदर सिंह, सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा, राकेश सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। इस दौरान सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के तहत लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कोरा आदि शामिल हैं। मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। मोटा अनाज पोषण से भरपूर है। मोटे अनाज के सेवन करने से बीमारियां दूर रहती हैं। जो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, धान और कपास के ऊपर ही केवल जिम्मेदार अपना फसल को चक्र को बदल नहीं रहे हैं, तो उस फसल चक्र को बदलने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को जो लाभ होना है, मोटे अनाज के द्वारा मोटा उत्पादन पैदा करने के बाद जो हम अपना आहार श्रृंखला में इसका समावेश करेंगे, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ में हमारे जो जमीन के अंदर हमने एक फसल चक्र को बदलने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें भी लाभ मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में आए किसानों ने बताया कि मिलेट्स एक प्रकार के अनाज होते हैं जो कि गेहूं, चावल और जौ के समान होते हैं, लेकिन इसमें अन्य अनाजों के मुकाबले अधिक पोषण और स्वास्थ्य लाभ होते हैं। किसानों को मिलेट्स की खेती करने के बारे में जागरूक किया गया है। अलग हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, हमारे पशुओं के लिए पौष्टिक तत्व मिलेंगे हमें, और हमारे जो फसल चक्र है वो बदल जाएगा। इससे हमें काफ़ी लाभ हुए और आगे जो बच्चे को खाली बीमारी होती हैं ज़्यादा, हमें बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं। हमारे जो ये खेती करे हैं यहाँ धान की, कपास की, इनसे हमारे जो जल है वो नीचे जा रहा है जी, और मोटे उसकी खेतीबाड़ी करें, फसल अच्छी होगी, मुनाफा होगा किसानों को और बीमारी से स्वच्छ रहेंगे। मोटे अनाज के बारे में जो आज ये लग रहा है, इसके बारे में भी हमें सब कुछ मिलेगा सीखने के लिए भी और पैदावार के लिए। बाजरा है, ग्वार है और ये समों के जो चावल बिकते हैं इनके लिए भी है। एक दो जो ये मसूर है। हरियाणा सरकार ने होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कल चंडीगढ़ में आयोजित MOU हस्ताक्षर समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, आवासीय आयुक्त हरियाणा भवन नई दिल्ली D सुरेश और खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर ने कहा कि MOU का उद्देश्य भारत के बाहर महिला कबड्डी को बढ़ावा देना है, जिसमें प्रवासी भारतीय महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ ओलंपिक में कबड्डी के खेल को शामिल करने की इच्छा है। MOU में राज्य सरकार और हिप्सा के बीच एथलीटों और एथलेटिक टीमों के प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा, वैश्विक युवाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता सहित विभिन्न सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं। इनके अलावा दोनों पक्षों की ओर से अनुभवों, कौशल, तकनीकों, सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान भी किया जाएगा। MOU के अनुसार कबड्डी के खेल में कौशल के विकास के लिए कोच,
विनिमय कार्यक्रम, खेल प्रशासकों, टेक्नीशियनों और खेल सहायता कर्मियों के दौरे तथा प्रशिक्षण का भी आदान प्रदान किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में महिला कबड्डी के क्षेत्र में खेल की शिक्षा, पाठ्यक्रम विकास, खेल प्रबंधन और खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। MOU में विश्व स्तर पर एक खेल के रूप में कबड्डी को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, प्रशिक्षकों और एथलीटों का प्रशिक्षण, संयुक्त विकास और सामग्री का प्रकाशन भी शामिल है। शहीद मनोहर लाल मावलिया व शहीद कृष्ण कुमार सेवदा की याद में शहीद मेमोरियल युवा संगठन डाणी डूल्ट जिला फतेहाबाद द्वारा एक दिवसीय महिला उत्तर भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत से 11 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मुकाबले में पंजाब की टीम ने राजस्थान की टीम को 3 सेटों में 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची महिला खिलाड़ी सौम्या, कविता तथा कल्पना ने बताया कि उन्हें ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मदद की जा रही है। ऐसे तो हम लोग जितने भी कंपटीशन खेलते हैं और राजस्थान पंजाब साइड खेलते हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है ना हरियाणा में आने का, हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल ही अलग है। यहाँ से छोटे से लेके बड़े लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं। सब ग्राउंड में मैच देखने आ रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारा गेम भी ऊपर हो रहा है। हमारा फाइनल मैच हो रहा है हनुमानगढ़ राजस्थान के साथ। हमारा कोच हमें बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। हमने अभी वेस्ट जोन में गोल्ड जीता है, उससे पहले जूनियर नेशनल में भी गोल्ड है, यूथ में भी गोल्ड है। और अब हमें यहाँ के कमेटी वालों ने बुलाया तो हम यहाँ पर आ गए। एक मैच खेला है, अब से पहले हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम सेमीफाइनल खेलेंगे। अब मैंने आज तक जितने भी मैच खेले हैं बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हैं। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं और हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है। राजस्थान सरकार बहुत अच्छा प्रोत्साहन देती है हमें। गोल्ड लेके जाएंगे, यहाँ से जीत के जाएंगे। वो बाहर निकले और खेल में आए तो बहुत सारे सरकार दे रही है, उनको सपोर्ट करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची एशिया महिला ऊंची कूद की खिलाड़ी पूजा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता ने बहुत प्रेरित किया। वह खुद भी एक गरीब परिवार से उठकर एशिया स्तर तक पहुंची हैं, जिसमें सरकार की खेलो इंडिया स्कीम का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अन्य महिला खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य नवदीप बाजिया ने बताया कि शहीदों की याद में किए जाने वाले इस महिला खेल प्रतियोगिता में क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। तो जो अच्छे से मेहनत करेगा, खेल भावना से खेलेंगे तो वो भी मेरी तरह अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। सर प्रैक्टिस करवाते हैं, बलवान सिंह नाम है उनका, और वो मेरे साथ दिन रात मेहनत करते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करती हूँ, तो उन्होंने मेरे को इतना अच्छा मतलब वो किया है, तो उन्हीं की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सर सभी अच्छा सहयोग है। सर मेरे को अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत होती है वो सामान भी मेरे को मिल रहा है, तो अच्छा सपोर्ट है सर। पहले तो हमने जब स्टार्टिंग किया था तब आसपास की टीमें आती थी, पर जब हमने इस गेम पर फोकस किया उसके बाद यहाँ पर आज एज प्रेजेंट टीम जो मैच चल रहा है वो पंजाब और हरियाणा का चल रहा है। और इसलिए जो पिछले वो मैच था वो भी हरियाणा और राजस्थान का था। पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, अब हमने इसको प्राइज़ अच्छा कर दिया। गाँव का सहयोग है, संगठन का सहयोग है, कार्य लगातार करते रहते हैं, तो उनकी वजह से आज जो ये टूर्नामेंट सक्सेस हो रही है उसमें स्टेट लेवल की टीमें आ रही हैं। अगली बारी हमारा फोकस रहेगा, जैसे इंडियन रेलवे है, CRPF है, इनकी टीमें भी हम बुलाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश के पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए गए इन खेलों में देश भर से आए पैरा एथलीटों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। समापन समारोह में युवा कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिली। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भारतीय खेलों के इतिहास में मील का पत्थर बताया। शानदार सीजन रहा। 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में
लगभग 1450 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें हरियाणा नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, तो तमिलनाडु नंबर 3 पर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने इतिहास भी रचा है। पैरा गेम्स के माध्यम से, इनकी कहानियों से अब देश के उन लोगों में, दिव्यांगजन में एक नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश दिख रहा है खेलों में भाग लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच, खेलोगे तो खिलोगे, इसको और बल मिला है और भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में इसका और सहयोग मिलेगा। खेलो इंडिया के तहत पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। दिल्ली के 3 स्टेडियम में 10 से 17 दिसंबर के बीच इन खेलों का आयोजन हुआ। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय खिलाड़ियों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकें। पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया के पहले संस्करण में हरियाणा का दबदबा देखने को मिला। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक जीतकर दूसरा और तमिलनाडु ने 20 स्वर्ण सहित कुल 42 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।